हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संसाधन। तो आइए जानते हैं संसाधन होता क्या है। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो हम स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, हीटर या ब्लोवर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए संसाधन ही हैं। और अगर परिवहन संसाधन की बात करते हैं, परिवहन में जैसे कि कार, बस, ट्रेन, विमान, ये सभी चीज़ें जो है यातायात के संसाधन है। तो अब देखिए संसाधन के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन हो गए या फिर मानवीय संसाधन। ठीक है, तो इनके टाइप्स को हम बाद में देखेंगे। तो संसाधन क्या है? संसाधन अमूमन वह चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है, यानी संसाधन कहलाती है। आगे बताया गया है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, तो जैसे कि कोई वस्तु है, किसी के लिए वह बहुत उपयोगी है, तो सेम वही वस्तु किसी दूसरे पर्सन के लिए उपयोगी नहीं है। तो वह वस्तु जिसके लिए वह उपयोगी है वह उसके लिए, उस पर्सन के लिए क्या है? संसाधन है। और वहीं जो दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो वह वस्तु जो है उसके लिए वह संसाधन नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक जो है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए वह भगवत गीता मानी जाती है। यानी कि जो लक्ष्मीकांत की बुक है वह एक संसाधन के रूप में है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के जो हैं उनके लिए। और वहीं अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनके लिए वही बुक जो है ज़रा भी उपयोगी नहीं है, यानी कि वह इनके लिए संसाधन नहीं है। ठीक है, तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जैसे हम जल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जल ही जीवन है। ठीक है, तो जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है और एक तरह से वो हमारे लिए क्या संसाधन है? जल हमारे लिए क्या संसाधन है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर पेड़ पौधों का एग्जाम्पल लेते हैं तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में ही हैं। तो जैसे पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन मतलब प्रोवाइड करवाते हैं हमें, और उसके अलावा लकड़ियाँ हैं और खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए संसाधन ही हैं। तो आगे यहाँ पे वही बताया गया है कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक महत्व या आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई धातु की वस्तु बनी हुई है तो वह आर्थिक रूप से मूल्यवान है, यानी मूल्य है उसका कुछ ना कुछ जो है, उसे हम लोग रुपए दे के परचेस करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मनोरम भूदृश्य का, अर्थात जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हैं, नदियां हैं, पुष्प के बागान हैं, तो इन सभी चीज़ों के यह क्या मूल्य नहीं होता, आर्थिक मूल्य मतलब नहीं होता है। ठीक है, उनको हमको देखने के लिए जो है कुछ रुपए पेमेंट नहीं करना पड़ता। हालांकि पर्यटन स्थल जो होते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन क्या हैं? महत्वपूर्ण है हमारे लिए और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। आगे लिखा है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, तो समय के साथ साथ जो संसाधन होते हैं उनकी जो उपयोगिता है, यानी जो उनकी मूल्य है, उसमें वृद्धि होती रहती है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से क्या होते हैं? मूल्यवान हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेटेंट का अर्थ क्या है? क्या मतलब होता है पेटेंट का? मान लीजिए मैंने कोई इन्वेंशन किया या फिर किसी पर्टिकुलर संसाधन या वस्तु की खोज की जो समूचे वर्ल्ड में यूनिक है या सबसे अलग है, तो उसका हम लोग पेटेंट करवाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी या फिर सिर्फ दवाइयों का ही पेटेंट होगा या किसी टेक्निक का होगा, बल्कि जो विचार होते हैं उनका भी पेटेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो बच्चा जानता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो विचार है या फिर गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी और न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सिर्फ दवाइयों का ही पेटेंट नहीं होता है, फिर कुछ चीज़ों का ही पेटेंट नहीं होता है, बल्कि कोई आविष्कारक जो कोई आविष्कार करता है उसका भी पेटेंट होता है, और जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो विचार होते हैं उन विचारों का भी पेटेंट होता है। यहाँ पे पेटेंट की जो शब्दावली है उसका अर्थ बताया गया है कि पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो पेटेंट के बाद किसी आविष्कार का या फिर एकमात्र उसी का अधिकार होता है, जो आविष्कारक होता है उसका ही अधिकार होता है जिसने उसकी खोज की हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई आविष्कारक
कोई इन्वेंशन करता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसे ही पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो किसी जिससे कि क्या होता है कि कोई भी इसका इस्तेमाल बिना आविष्कारक के अनुमति के ना कर सके, यानी कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है, जैसे कि HIV पर रिसर्च चल रही है, कैंसर पर रिसर्च चल रही है, फिर एड्स पर रिसर्च चल रही है। तो जैसे एड्स की वैक्सीन का अगर इन्वेंशन हो जाता है तो एड्स की वैक्सीन बन जाए तो उसका तुरंत पेटेंट करवा दिया जाएगा, तो वैक्सीन और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है, यानी कि उसकी जो वस्तु है वो और भी ज़्यादा पहले से वैल्यूएबल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन में मैं आपको एग्जाम्पल के तहत समझाऊंगी। आपको पता होगा कि 1975 या 76 के पुराने दौर में वायरलेस मोबाइल का उपयोग किया जाता था, यानी उस समय जो है वायरलेस मोबाइल बनते थे, फ़ोन बनते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, समय के साथ जो है उसमें और टेक्नोलॉजी इन्हांस होती गई। आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल हैं, टच स्क्रीन वाले मोबाइल, जो जैसे कि इनकी क्रांति ही आ गई हो। ठीक है, तो जो नॉर्मल सेलुलर फ़ोन था जिससे केवल बातचीत हम लोग करते थे जब उस समय, लेकिन अब क्या है, अब मल्टी फंक्शन जो है मोबाइल आने लगे हैं, उनका उपयोग करने लगे हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है, ये समय और प्रौद्योगिकी दो फैक्टर के कारण ही संसाधनों में जो है और भी ज़्यादा विकास होता जा रहा है। तो इसी जो लाइन है इसका अर्थ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे प्रौद्योगिकी का अर्थ समझाया गया है, इस शब्दावली का अर्थ समझाया गया है कि प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, कोई मान लीजिए आपके पास स्किल है और आपने उस स्किल के तहत किसी वस्तु को एक नया रूप दे दिया। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, वही जो है अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, यानी पुरानी वस्तुओं को ही और अच्छे से उसको और उपयोगी बना देना जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे में ही बताया गया था कि दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है, और जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या समझाया गया है, ये समझाया गया है कि जो वस्तुएं होती हैं उनमें नवीनता, अपना जो ज्ञान होता है वो उस ज्ञान के तहत उनमें नवीनता ला देना, उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देना ही जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे संसाधनों के प्रकार बताए गए हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा मानवीय यानी मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं वे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग वायु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वायु का प्रयोग जब सांस लेने के लिए करते हैं तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है पहले उसको फिल्टर करते हैं या फिर जो है उसे पहले जो संशोधित करते हैं उसके बाद जो है सांस लेने में उसका यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम लोग उसका यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन को हम लोग बिना किसी संशोधन के उपयोग करते हैं, तो वही जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। आगे बताया गया कि हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक, जैसे कि जल से हम लोग क्या बना रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर देखिए, जल से क्या बनता है, विद्युत बना रहे हैं। जल की जो ऊर्जा होती है उसी से विद्युत बनती है, नहीं बिजली बनती है। तो ये सभी क्या, उनमें नवीनता लाने के लिए जो है हम लोग औजारों या फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। आगे बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो किस बेसिस पे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नवीनीकृत या फिर अनवीनीकृत संसाधनों में डिवाइड करते हैं वो देख लेते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा क्या है, नवीनीकृत संसाधन में उनको इंक्लूड किया गया है, और सौर ऊर्जा को भी नवीनीकृत जो है जो संसाधन होते हैं उनमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्योंकि उनका यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया। ठीक है, तो जो कोयला है या फिर अन्य जो
वस्तुएं हैं जो अन्य संसाधन हैं जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, उनका यूज़ करने के बाद वो जो है पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं, तो वे अनवीनीकृत संसाधन में उनको रखा गया है। ठीक है, तो आगे लिखा है कि लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो जो जल है वह कहीं ना कहीं नवीनीकरण संसाधन में शामिल किया गया है, लेकिन मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनके द्वारा जो है जल के संसाधन क्या न प्रभावित हो रहे हैं, उनकी कमी जो है धीरे धीरे देखी जा रही है। आगे देखिए, अनवीनीकरण संसाधन के बारे में बताया गया है। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों का समय लग रहा है, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, यानी कि जो वे संसाधन हैं उनके बनने में काफ़ी हज़ारों वर्ष लगते हैं, लेकिन जो मानव उनका उपयोग कर लेता है तो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, कोयला थे, पेट्रोल है या फिर प्राकृतिक गैसें हैं। यहाँ लिखा है इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि क्या है, कोयला हो गया, पेट्रोल है या प्राकृतिक गैस हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन के ये साधन हैं। आगे बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, तो जो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें क्या है, वितरण होता है, चाहे वो भूभाग के आधार पे हो, जलवायु के आधार पे हो, ऊंचाई के आधार पे हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत से जो है अन्य भौतिक कारण भी हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में सहायक होते हैं। तो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो है क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी कि जो संसाधनों का वितरण है वह असमान है। यहाँ पे संसाधन का भंडार का अर्थ बताया गया है कि यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध मात्रा है, जैसे कि जो जल है वो प्राकृतिक संसाधन है, तो उसका भंडारण जो है उसके भंडारण में कमी देखी जा रही है। और ऐसे ही जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया या फिर सौर ऊर्जा हो गई, तो वो भी संसाधन का ही भंडार है, जो कि क्या है, वो जो है नवीकरणीय है। जैसे कि जल प्राकृतिक संसाधन है, उसमें जो है धीरे धीरे कमी देखी जा रही है, हालांकि उसे नवीकरणीय संसाधन में ही इंक्लूड किया गया है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे कि सौर ऊर्जा है, उसका वो भी जो है नवीकरणीय संसाधन यानी संसाधन का भंडार है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे मानव निर्मित संसाधनों के बारे में बताया गया है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए जो है मानव ने उनको निर्मित किया है, तो ऐसे संसाधन जो है मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यहाँ बताया गया है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है या फिर उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, और लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पदार्थ यानी जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग अगर मनुष्य जो है उनका रूप परिवर्तित कर दे या उनका जो मूल रूप होता है उसको जो है चेंज कर दे और उससे नई वस्तु का इन्वेंशन करता है, तो वे जो चीज़ें होती हैं, जब वे संसाधन होते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है आगे कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, अभी हमने ऊपर समझा था। आगे यहाँ बताया गया है मानव संसाधन के बारे में। तो मानव संसाधन क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, तो जब लोगों के पास ज्ञान होता है, कौशल यानी स्किल होती है, प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती हैं, तो जो है वो किसी भी वस्तु से या किसी संसाधन को अपने उपयोग के लायक बना लेते हैं। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, यानी कि योग्यता अर्थात कौन सी? शारीरिक योग्यता यानी कि जो श्रम बल होता है वो, और दूसरा मानसिक
जो योग्यता होती है, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सभी जो है संसाधन के रूप में ही विकसित हुई हैं या फिर मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। यद्यपि मानव को संसाधन बनने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य की जो कुशलताएं हैं, यानी जो उसमें स्किल है, ज्ञान है, तो ये सभी चीज़ें मिलके ही जो है मनुष्य को एक संसाधन के रूप में विकसित करती हैं। जैसे प्रकृति में पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका उपयोग या फिर वे तब तक संसाधन नहीं बनती हैं जब तक मनुष्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है। तो जब मनुष्य अपने ज्ञान या फिर अपने कौशल से उन भौतिक पदार्थों में अपना प्रौद्योगिकी को जोड़ता है, अपने समय को जोड़ता है, तो इससे क्या होता है, नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, नई चीज़ों का आविष्कार होता है। तो या फिर वही चीज़ें जो है संसाधन के रूप में डेवलप होती हैं। इसीलिए जो मनुष्य है, जो मानव है, उसको एक संसाधन के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है। आगे बताया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में भी मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है। तो मानव संसाधन विकास क्या है, जो मानव है, मनुष्य है, उनमें जो है संसाधन जो होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बहुमूल्य संसाधन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, उनमें कौशल में सुधार करना। तो इन सभी चीज़ों में जो सुधार करते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य के प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, मनुष्य के कौशल का विकास होता है। तो यही सभी चीज़ें जो होती हैं, उनमें सुधार करना ही जो क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे बताया गया है कि संसाधन संरक्षण के बारे में बताया गया। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। तो जो संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं, उनका एक तो पहली चीज़ तो उनको एक सतर्कतापूर्वक उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि जल है तो असीमित है, उसका यूज़ करते जा रहे हैं, उनका दोहन करते जा रहे हैं। अंततः प्रेजेंट टाइम में क्या पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जल की कमी तो पा रहे हैं, जल की जो है कमी है सब पूरे संसार में जो है देखने को मिल रही है। तो वही लिखा है कि और आगे बताया गया है कि उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। ठीक है। तो जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं, उनके नवीकरण में उनको समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। तो ये क्या होता है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका इस प्रकार से यूज़ करना, इस प्रकार से दोहन करना, ताकि जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी पीढ़ी हैं, जितनी पीढ़ी है वो तो यूज़ करे ही, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो भी उसका उतना ही प्रयोग कर सके जितना प्रेजेंट टाइम में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो यही जो विकास होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक। तो आगे यहाँ वही बताया गया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। तो इसमें जो बैलेंस है, ठीक है, जो संसाधन है उनका इस प्रकार से उपयोग करना कि बैलेंस बना रहे। ठीक है। पूर्णतः नष्ट ना हो जाए, पूर्णतः जो है समाप्त ना होने पाए। ठीक है। उनका नवीकरण समय के साथ धीरे धीरे होता भी रहे। ठीक है। तो यही सभी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट, जो सतत पोषणीय विकास है वो कहलाता है। तो आगे यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, इन्हें भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ठीक है। तो जीवन के जो रूप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले शिशु अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी क्या जीवन के रूप हैं, उनका जो है आदर करना और देखभाल भी करना। दूसरा है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो मनुष्य के जो जीवन की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी चीज़ें जो है सभी लोगों तक पहुँच सकें। अगला है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। ठीक है। प्रेजेंट में जिस प्रकार से पृथ्वी का दोहन हो रहा है, पृथ्वी के संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो उसको क्या करना, सीमित करना, और जो पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है, यानी जो उसकी लाइफ है पृथ्वी की, उसको और बढ़ाना, उसको संरक्षण करना, और साथ में जो पृथ्वी की विविधता है उसका भी संरक्षण करना। फिर लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। ठीक है। तो जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो है ह्रास, उसको कम करना, यानी उसमें जो है जो नुकसान हो रहा है प्रकृति को, उसको कम करना।
अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। तो प्रकृति में जो पर्यावरण है उसके प्रति जो व्यक्तिगत व्यवहार यानी लोगों का जो रवैया है पर्यावरण के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, असंवेदनशील है। तो उसको क्या करना, सही करना और आगे अभ्यास में परिवर्तन करना, यानी जो पर्यावरण के प्रति अभ्यास चल रहे हैं, वनों की कटाई चल रही है या फिर अन्य जो गतिविधियां हैं उन सब पे नियंत्रण करना और पर्यावरण को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना। नेक्स्ट पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। जो समुदाय हैं तो समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, अर्थात जो लोग हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उनको ये समझाना कि जो पर्यावरण है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि उनके देखभाल के योग्य बनाना। आगे यहाँ पे बताया गया है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। तो जो हमारी पृथ्वी है और इस पर जो हम लोग जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वे क्या हैं, भविष्य के पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अगर इन सभी चीज़ों का हम लोग अभी ही पूर्णतः उनको नष्ट कर देंगे, उनका पूर्णतः दोहन कर डालेंगे, तो भविष्य में जो जीवन है पृथ्वी पर वो भी जो है संकट में आ जाएगा। तो अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। ठीक है, सतत पोषणीय अर्थात सस्टेनेबल, मतलब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी है उसका उपयोग कर रहे हैं, साथ में जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी उसका उतना ही प्रयोग कर सके जितना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है, सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। तो पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी जो क्या है, विविधता है, उसको संरक्षित किया जाए। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, फिर चाहे वो पशुओं में विभिन्नता हो या फिर वनों में विभिन्नता हो, जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें विभिन्नता हो। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के जीवन, जो भी पृथ्वी पर जो जीवन पाया जा रहा है, जिस भी रूप में चाहे वो पाया जाता हो, उसमें संरक्षण करना, यानी उनकी विविधताओं को क्या करना, संरक्षित करना, वे विलुप्त ना होने पाएँ, ऐसा इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका जो तंत्र है, तो उसमें जो है उसका प्रयोग इस तरह से किया जाए कि उसको हानि कम से कम हो। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे यहाँ पे ये MCQ दिए हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो ऐसा कौन सा इसमें पॉइंट है जो कि संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो हमने अभी उस संसाधनों की उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, उसके मूल्यवान होने के बारे में पढ़ा था, लेकिन मान्यता इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा, यानी ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन कौन सा है, तो कौन सा है, कैंसर उपचार की औषधियाँ। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित रूप में पाए जाते हैं, सीमित भंडार उनके हैं, वही जो है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर का इसमें करेक्ट होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। NCERT की इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप जाके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।